नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत के साथ में ही आपको एक अहम बातचीत दिखाएंगे। यह अहम बातचीत बेहद जरूरी हो जाती है जब बस सूबे में सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हो। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और पश्चिमी यूपी के बीजेपी प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में पहले 6 घंटे बिजली आया करती थी, लेकिन अब 22 घंटे बिजली आती है। उसका लाभ सभी को मिलता है। कैप्टन अभिमन्यु से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। देखिए, हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी के प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज चुनाव बेहद नजदीक है। हम देख रहे हैं कि जो सपा है और जो जयंत चौधरी की पार्टी है, उन्होंने गठबंधन किया। ऐसे में एमवाई फैक्टर के साथ साथ जो जाट फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब ये जो तीनों समीकरण देखने को मिल रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से टैकल करने के लिए अपनी रणनीति बना रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की जनता को ना जाति के चश्मे से देखती है, ना सांप्रदायिक और मत और मजहब के आधार पर देखती है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस सिद्धांत को लेकर के काम कर रही है। और पिछले 7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चली है और 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार चली है, उस सरकार ने ये किसी का मत, मजहब, पंथ और संप्रदाय नहीं देखा है। अगर पहले 6 घंटे बिजली आती थी सपा सरकार के कार्यकाल में, आज 22 घंटे आती है, तो उसका लाभ सबको मिलता है। अगर आज उत्तर प्रदेश में 47 लाख लोगों के नए मकान की सुविधा गरीबों को मिली है, तो उसमें भी हिंदू भी है, मुसलमान भी है। आज अमन, शांति, चैन और भाईचारा अगर बना है, तो उसका लाभ आज ज्यादा गरीब को, कमजोर को उसका लाभ मिलता है, जहां सुरक्षा की भावना बनती है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आम नौजवानों को योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, उनको सैफई के दरबार में जाकर के पैसे दे करके खरीदना नहीं पड़ा है, तो उसके अंदर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ईमानदारी से योग्यता के आधार पर उनको नौकरियां मिली हैं। तो इसमें आज अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी आज किसी भी सूरत में कैसे करके भी अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा ले रहे हैं, जातिवाद का सहारा ले रहे हैं। और वो इसको एक प्रकार से ये जाति और संप्रदाय के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्र और राज्य सरकार के विकास के मॉडल के ऊपर और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और विकसित और विकास का पहिया और आगे बढ़े और ये अमन, चैन, शांति और भाईचारा उत्तर प्रदेश में बना रहे, इस मुद्दे को लेकर के चुनाव में जा रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजकल चुनाव प्रचार में मुजफ्फरनगर दंगों की बात हो जाए, अमित शाह जी जो है खुद कैराना से जो है प्रचार करते हुए जो है शुरुआत उनकी नजर आती है, मंदिर की बात होती है, मथुरा की बात होती है। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ध्रुवीकरण का आरोप जो है आपके ऊपर लगाती हुई नजर आ रही है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? उसके जवाब में आप लोग कहते हैं कि विकास की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की बात है। देखिए, इस पूरे विषय को लेकर के समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की सरकार के हाथ कहीं ना कहीं रंगे हुए हैं और इस पूरे विषय पर वो कटघरे में खड़े होते हैं। इस देश के इतिहास में क्या हिंदुस्तान भूल सकता है कि राम भक्तों पर किस प्रकार से गोलियां चलाई गई थी? और इस बात की शुरुआत, इस नैरेटिव की शुरुआत किसने की? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने। जिन्ना की प्रशंसा करने का उनका क्या संदेश है? क्या वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं? क्या जिन्ना हिंदुस्तान के लोगों के लिए कभी महापुरुष हो सकते हैं, जिन्होंने भारत मां के टुकड़े करने का काम किया हो? ये मजहब के आधार पर देश को विभाजन करने की मांग कोई भारत के लोगों ने नहीं की थी, ये जिन्ना ने की थी। और आज अखिलेश जिन्नावादी होकर के किनके वोट लेना चाहते हैं? क्या वो शंका और शक कर रहे हैं भारत के मुसलमानों की राष्ट्र प्रेम के ऊपर कि उनको जिन्ना की प्रशंसा करनी पड़ रही है? जिन्ना का साथ देना होता तो ये लोग 1947 में चले जाते, लेकिन उन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान में रहेंगे, तो इसलिए जिन्ना की प्रशंसा करने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जिनको लेकर के अखिलेश यादव वो सांप्रदायिकता की राजनीति करने निकले हैं और पाकिस्तान का समर्थन करने की बात करना। तो क्या अखिलेश यादव पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं? तो कुल मिलाकर के ये नैरेटिव की शुरुआत वो करना, कैराना में जाकर के आदरणीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कितना बड़ा संदेश दिया कि हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर कोई भी कमजोर और असहाय महसूस करेगा और उसको अपना घर छोड़ने के लिए, अपनी जड़ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, तो देश का गृह मंत्री एक सरदार, लौह पुरुष सरदार पटेल थे,
और एक गृह मंत्री हमारे आदरणीय अमित भाई शाह जी हैं, जिन्होंने उन कमजोर, असहाय, निर्दोष लोगों को जाकर ये हौसला दिया कि देश की सरकार भी आपके साथ है, देश का गृह मंत्री आपके दरवाजे पर है, आप सुरक्षित रहें, आप भरोसा रखें, कोई पलायन नहीं करेगा। कितना बड़ा विश्वास देने का काम किया। क्या ये देश के गृह मंत्री को नहीं करना चाहिए? और अगर कोई इतिहास के अंदर कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है जिसमें अखिलेश यादव और आजम खान ने जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों पर जुल्म किए थे, झूठे मुकदमे दायर किए थे, 7,000 के करीब झूठे मुकदमे, नौजवानों को गांव छोड़ करके साल भर तक जान बचाने के लिए पीछे उनको घर से भागना पड़ा था। कितने ही लोग मारे गए थे। उस वक्त क्या चल रहा था? एक दिन तक मुजफ्फरनगर में एसपी और डीसी से खाली जिला था, आतंक मचाया गया था। और उनके अपराधियों को, उनके दोषियों को अगर अखिलेश यादव जी टिकट देते हैं, सम्मानित करते हैं, तो वो क्या संदेश दे रहे हैं? तो क्या ये लोकतंत्र में, क्या इस प्रकार की बातों की निंदा करना, भर्त्सना करना, क्या ये गलत है? इनको जनता से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव को आजम खान की सूबेदारी में पश्चिम को जलाने का जो पाप हुआ है, इस बात के लिए जयंत चौधरी जी को माफी मंगवानी चाहिए उनसे। आज तक ये उन्होंने आकर के माफी नहीं मांगी है। सर, जयंत चौधरी की बात करें तो तमाम लोग जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो खुद ट्वीट करके कह रहे हैं कि तमाम बड़े नेता मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं अच्छा ही कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की जो है चीज है, या फिर किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, जयंत चौधरी जी मुगालते में हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद वो जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है और समाज के अंदर उनका आना जाना कम हो गया है, और उसी अनुभवहीनता का लाभ ये समाजवादी पार्टी के शातिर नेतृत्व ने उठाने का काम किया है। और मैंने कहा, जयंत चौधरी जी हमारे भाई हैं और हम उनसे स्नेह करते हैं, हमारे अजीज हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की इतनी विराट विरासत, जो केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपने उम्मीदवार खड़े किया करते थे, चौधरी चरण सिंह जी का इतना बड़ा शख्सियत को, इतनी विराट विरासत को सैफई के शहंशाह के पांव में गिरवी रखने की क्या मजबूरी थी? अखिलेश और आजम को समर्पित कर देने की कौन सी सौदेबाजी हुई है? और क्या चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को इतना हल्का कर दिया कि रालोद के सिंबल पर भी उनको चुनाव लड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को उनको सामने करना पड़ा? ये उनकी स्वयं में स्वीकार्यता है कि अखिलेश और आजम खान ने जयंत चौधरी को हल्का कर दिया है, उनको छोटा कर दिया है। आज जयंत चौधरी जी को चवन्नी याद आ रही है, तो उनको चवन्नी बनाने का काम वह समाजवादी पार्टी ने, सैफई के इस खानदान ने आज उनको चवन्नी बना दिया है। हमें दर्द और पीड़ा है चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को लेकर के। कितने महान व्यक्ति की विरासत आज इतनी संकुचित, इतनी संकीर्ण और इतनी छोटी क्यों कर दी गई है? तो ये पूरे किसान कौम का अपमान करने का काम किया है। और किस प्रकार से टिकटों के अंदर जयंत चौधरी जी के साथ में खिलवाड़ हुआ है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके एक नया नेतृत्व उनकी पार्टी के अंदर, उनके दल के अंदर समाज से खड़ा हो सकता था, आज उसको पूरी तरह से रोक देने का, उसको ढक्कन लगा देने का जो आज काम किया है, यह समाज बड़े दर्द से इन चीजों को देख रहा है, समाज इन चीजों में महसूस कर रहा है। और जयंत चौधरी जी इनके झांसे में आ गए होंगे, जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है, और वो जयंत चौधरी जी को निश्चित तौर पर ये उनका मुगालता दूर होगा। चुनाव के परिणाम आने के बाद उनको समझ में आएगा कि ये बेमेल मामला है, ये नहीं मिल करके ऐसे, ये जमीन पर इसका मेल नहीं संभव है, और वो इसका खामियाजा भुगतेंगे तो पुनर्विचार करेंगे और शायद इस सबक लेकर के भविष्य में गलत संगत में दोबारा नहीं जाएंगे। सर, 2 सवाल और पूछूंगा। पहला ये कि कांग्रेस जिस तरीके से महिलाओं को साथ ले जाने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ जो आरएलडी और सपा है उसकी अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि लाल टोपी और लाल पोटली सबने मिलकर टाल ठोक ली, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कांग्रेस पार्टी तो चुनाव प्रचार में ही नहीं दिखाई दे रही है। वो तो सोशल मीडिया के ऊपर कहीं कहीं कोई स्पॉन्सर्ड कोई मैसेज आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी तो धरातल से पूरी तरह से साफ हो चुकी है। जहां तक अखिलेश यादव जी लाल टोपी का जिक्र कर रहे हैं और लाल पोटली का जिक्र कर रहे हैं, जब जब पश्चिम के अंदर ये लाल रंग टोपी और पोटली में दिखता है, पश्चिम के लोगों को उनमें अपना खून दिखाई देता है। पश्चिम के लोगों का बहा हुआ वो लहू, वो लाल टोपी के ऊपर वो छींटे दिखाई देते हैं। लाल पोटली में पश्चिम के लोगों के कहीं न कहीं उनकी अस्थियां उस पोटली के अंदर उनको दिखाई देती हैं। ये किसान वर्ग के साथ हुए जुल्म उनको दिखाई देते हैं। जो किसान के
5 वर्षों में उसके ऊपर जुल्म किए गए, गन्ना चीनी मिलों को बंद कर दिया गया, गन्ने का भुगतान नहीं किया गया, और इस पूरे पश्चिम में आजम खान की भैंस पुलिस ढूंढती रही, बहन बेटियों की इज्जत को लूटने का काम हुआ। जो अन्याय हुआ वह लाल टोपी उस अन्याय का प्रतीक बन गई है। जब जब वो जितनी लाल टोपी और लाल पोटली दिखाएंगे पश्चिम के अंदर, उतना ज्यादा उनका विरोध बढ़ता चला जाएगा। एक सर अंतिम प्रश्न, गृह मंत्री अमित शाह ने आपकी तारीफ की, उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब हमारे लिए लकी चार्म है। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर भी जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके का जो रुझान है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है? मुझे उनका स्नेह मिलता है, मुझे उनका स्नेह मिला है। ये आत्मीय स्नेह है। एक भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और कार्यकर्ता के नाते हमारे परिवार के नेता, हमारे परिवार के बड़े अगर हमें स्नेह देते हैं तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पार्टी के आदेशों के अनुसार 4 महीने से लगातार हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों पर जैसा पार्टी ने योजना करके हमको काम दिया है, हम उस काम में लगे हुए हैं बड़े समर्पण के साथ। और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे बहुमत के साथ दोबारा बनने वाली है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी के प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु थे, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर के खुर्जा पहुंचे। खुर्जा के जटिया अस्पताल में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूरे देश और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन की सराहना हुई है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत सरकार ने रेल चलाकर ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी कराई। ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने किया है। वहीं उन्होंने कहा कि बुलंदशहर में 14 ऑक्सीजन प्लांट लगे, जिनमें से 13 पूरी तरीके से सक्रिय हैं। इसके बाद सीएम योगी ने कहा, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन प्रदान करने में हमको जो सफलता प्राप्त हुई है, आज उसका परिणाम है कि आज 3rd वेव पूरी तरीके से निष्क्रिय है। कोविड का 3rd वेव की जो आशंका थी दुनिया में, हो सकता है इसके कारण काफी नुकसान हुआ है। वहां पर लॉकडाउन भी है, लेकिन बिना लॉकडाउन के केवल नाइट कर्फ्यू के आधार पर, सतर्कता और सावधानी के आधार पर समय पे टेस्ट, समय पे उपचार, सभी गरीबों को फ्री में डबल इंजन की सरकार के द्वारा डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना और वैक्सीनेशन, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, यह प्रदान करने में हमें जो सफलता प्राप्त हुई, आज उसका परिणाम है कि 3rd वेव पूरी तरह नियंत्रित। लोकदल में रहे एक वरिष्ठ नेता सलमान जैदी ने लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद सलमान जैदी ने अपने फार्म हाउस पर अल्पसंख्यक समाज के सैकड़ों लोगों के साथ एक बैठक आयोजित की और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का आह्वान किया। साथ ही बीजेपी के काम गिनाए और कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत काम कर रही है। महिलाओं के लिए 3 तलाक को रोकने के लिए बिल लाए गए, घर घर राशन बांटा गया, सबको मकान बनाकर दिए गए, पेंशन दी गई और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम का विकास करने में अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी के 5 साल के कार्यों में एक भी दंगा नहीं हुआ। अल्पसंख्यक समाज तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले कई वर्षों के चुनाव में हमेशा साथ रहा है जी। लेकिन विपक्ष ने कभी भी अल्पसंख्यक समाज की गिनती नहीं हुई जी। लेकिन आज अल्पसंख्यक समाज ने एक फैसला किया है कि हम पूरी पारदर्शिता से, ईमानदारी से और हर बूथ के हिसाब से खुलकर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे और 2022 के 10 मार्च के नतीजे माननीय योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे सलमान जी है, क्या सोच के आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं, जैसे कि महिला सुरक्षा है, 3 तलाक है। इतनी कोरोना काल के अंदर इतना अच्छा सिस्टम हमारी प्रदेश सरकार का रहा, हर घर तक राशन पहुंचा, विपक्ष घरों से निकला नहीं। और मैं क्योंकि एक व्यापारी भी हूँ, मैंने देखा कि जितना अपराध मुक्त प्रदेश है, हम लोग बड़े व्यापार से ताल्लुक रखते हैं, गाड़ियों में कभी 2 रुपए रख के चलते थे, तो डरते थे कि यार ये पैसा हमारे घर तक कैसा पहुंचेगा। लेकिन आज ऐसा भय का माहौल समाप्त हुआ है।
उत्तराखंड कांग्रेस में प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे के बाद बगावती सुर तेज हो चुके हैं। ऐसे में लाल कुआं सीट से प्रत्याशी रही संध्या डालाकोटी के टिकट कट जाने पर उन्होंने पार्टी का विरोध शुरू कर दिया है। हालांकि प्रदेश संगठन महासचिव मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार की बगावत नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे लगातार संपर्क में हैं और उनसे नाम वापसी को लेकर सहमति जल्द ही बन जाएगी। इसके साथ ही वो कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े होने का काम भी करेंगे। थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है। पार्टी ने संध्या डालाकुटी जी को भी बनाने का प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही संध्या डालाकुटी जी मान जाएंगी और कल अपना नामांकन वापस ले लेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरिद्वार में चुनाव की सरगर्मियां लगभग तेज हो चुकी हैं। हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार उनकी बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से अपने पिता की हार का बदला लेने का दावा कर रही हैं। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास खरे ने। आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुके हैं और लगातार जो दल के नेता है वो भी अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत, जो कि चुनावी मैदान में हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस ने उतारी है। अनुपमा जी, बात किया है तो पिछले विधानसभा चुनाव की इसी सीट से आपके पिताजी हारे, तो किस तरह से आपकी किससे चुनौती मानते हैं इस बार? हमारी चुनौती किसी चीज से नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य और जो मुख्य मुद्दा ये है कि इस क्षेत्र में 2017 में भाजपा आई, मंत्री भी बना दिया गया भाजपा के द्वारा, लेकिन आज भी क्षेत्र के लोग और ये क्षेत्र जो है विकास के लिए तरस रहा है। कोई भी मूलभूत आवश्यकताएं जो जरूरत है, जो एक जनप्रतिनिधि को पूरी करनी चाहिए, वो पूरी नहीं हुई। सरकार से कोई भी मदद और जो कार्य होने चाहिए थे जन कल्याण के, वो नहीं हुए। और आज लोगों में बहुत, मैं देख रही हूँ, पछतावा भी है। हरीश रावत जी पिछली बार यहाँ चुनाव से हारे और उनको ये लगता है कि हरीश रावत जी ने जो कार्य किए थे वे बहुत अच्छे थे और यही विश्वास के साथ दोबारा से यहाँ की सभी प्रबुद्ध नागरिकों का जो है आशीर्वाद जो है यहाँ के क्षेत्रवासियों का है, अपनी इस बेटी के साथ है, मेरे साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में, आने वाले रिजल्ट में हम कांग्रेस यहाँ से विजयश्री प्राप्त करेंगे। बात करें तो कांग्रेस एक नारा भी दे रही है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। किस साहब ने लड़ाई मानते हैं हरिद्वार ग्रामीण में? मेरी लड़ाई किसी बात से नहीं है। मेरा संघर्ष सिर्फ इस बात से है कि जो वादा करके भाजपा यहाँ सत्ता में आसीन हुई, जो वादा उन्होंने करके इस सीट को जीता, उसको पूरा क्यों नहीं? और ये लड़ाई मेरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस संघर्ष में, अपनी इस बेटी के संघर्ष में यहाँ के लोगों का आशीर्वाद रहेगा। आज जो नौजवान है वो एक अदद नौकरी के लिए तरस रहा है। आप देखिए, लगभग हर घर में एक बेरोजगार है। सड़कों का हाल देखिए कितना बुरा है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को स्वच्छ, बिजली का हाल कितना बुरा है। स्टेडियम प्रस्तावित है, वहाँ कूड़े का ढेर कर दिया है आप लोगों ने, बीमारी की जड़ बना दिया है। उसी तरीके से देखिए स्वास्थ्य सेवा के लिए यहाँ लोग तरस रहे हैं। तो आज तो केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है। कैसा डबल इंजन है जो पूरी तरीके से काला धुआं फेंक रहा है। और आज इसी वजह से जो इन्होंने विश्वासघात लोगों के ऊपर किया है भाजपा ने, उसका रोष है लोगों में और लोग जो है मन बना चुके हैं कि हम जो है सत्ता परिवर्तन करेंगे और यहाँ से कांग्रेस जो है विजय प्राप्त करेगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत, जो कि कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारी। तो कहने को उनका साफ तौर पर कहना है इस बार पिता की हार का बदला लिया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। तो कहते हैं मूल से ज्यादा कीमती ब्याज होता है और ब्याज उतरा है इस बार बदला लेने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इस मूड में नजर भी नहीं आती। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आगामी 1 फरवरी से बीजेपी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अभियान में मौजूद रहेंगे। एलईडी स्क्रीन, फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से मेगा कैंपेन की शुरुआत 1 फरवरी से हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम उत्तराखंड में होने वाले हैं। 1 तारीख से फ्रॉम 1 फरवरी भारतीय जनता पार्टी सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा लॉन्चिंग प्रोग्राम हम कर रहे हैं। वी आर लॉन्चिंग
the campaign in a big way in the entire Uttarakhand. 70 विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता जाएंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने चुनावी थीम सॉन्ग को जारी किया है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहे। अगर ये आवाज पहचानने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई हो तो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जुबिन नौटियाल की आवाज है। उनके पिता भी बीजेपी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और ताल ठोक रहे हैं। खबरों में फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपके ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।